निश्चित रूप से वो नारी शक्ति को एक अलग डायमेंशन पर प्रकट कर रही हैं। और दूसरी तरफ भारती मधोक जी, वैसे इनके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आमतौर पर ऐसा लगे मैं थोड़ा पक्षपाती हो गया हूं, क्योंकि एक मैत्री संबंध भी है, इस संस्था के साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि भारती मधोक जी को जितना मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उसमें एक खूबसूरत बात कि शी इज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी नेचुरल। वो आर्टिफिशियल नहीं होती हैं, ये उनकी सबसे अच्छी बात है। बाकी तो आप सब जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा विषय पर आ जाऊं कि जो मैं कहना चाहता था यहां पर सिनेमा के बारे में थोड़ा सा, फारूक साहब, कि भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो एक छोटा सा स्टेटमेंट याद आता है, जो पहले राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा था कि एक सिनेमा कई हजार किताबों से ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है, इसलिए सिनेमा बनाने वालों को बहुत सतर्क होना चाहिए। लेकिन क्या सिनेमा बनाने वाले सतर्क हुए? दादा साहब फाल्के ने जिस तरह के सिनेमा, आप जरा याद करिए, मैं थोड़ा सा बस आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूं कि दादा साहब फाल्के ने आज से ठीक 100 साल पहले, कुछ दिन बचे हैं, मई में 2013 आने वाला है, और 1913 में उन्होंने पहला सिनेमा बनाया। और वो एक्चुअली सिनेमा उसके पहले बने थे, मगर वो समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्रीज थी या कुछ थिएटर को शूट कर लिया गया होगा। लेकिन जो फर्स्ट सिनेमा आता है पहली बार, वो था महाराजा हरिश्चंद्र, जो बनाया दादा साहब फाल्के ने। तो सफर शुरू होता है हिंदी सिनेमा का महाराजा हरिश्चंद्र से, और कहां पहुंच जाता है? अगर आज आप आज के सिनेमाओं के नाम उठाएं तो किस तरह के सिनेमा हमारे पास आते हैं? डर्टी पिक्चर, दबंग, जान से मार दूंगा। अभी एक हैरतअंग, मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूं, बहुत उसके लिए क्षमा किया जाए, मैंने अभी पोस्टर देखा था, खूबसूरत नौकरानी, ये एक फिल्म है, अभी पोस्टर लगा है शहर भर में। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये कौन सा सौंदर्य बोध था प्रोड्यूसर का जो उसने इस तरह का नाम रखा, खूबसूरत नौकरानी। लेकिन आप जरा सोचिए, आप इसके बाद कहेंगे कि दर्शकों की डिमांड है। मैं नहीं समझता कि दर्शकों की कोई डिमांड होती। मनुष्य की वास्तव में कोई डिमांड है ही नहीं। आध्यात्मिक रूप से अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि मनुष्य डिमांडिंग नहीं होता है, वो बड़ा संतोषी है। लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है, कैसे? जब हम उसे सप्लाई कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम जैसे जैसे चीजों को प्रोवाइड करते हुए, इसको बुद्ध ने कहा था कि वेदना और वासना का गहरा संबंध है। हर वासना वेदना में बदल जाती है, और हर वेदना वासना से उत्पन्न होती है। और वेदना क्या होती है? किसी चखे हुए फल को दोबारा चखने की इच्छा, इसी को हम वेदना कहते हैं। जो फल चखा ही नहीं, उसे दोबारा चखने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जब तुमने चख लिया तो फिर से चखने की इच्छा होगी, ये वेदना है। तो जब तुम इस तरीके की फिल्में परोसोगे, फेविकॉल से जब फोटो सीने पे चिपकाओगे, बहुत मुश्किल होगी। मतलब कितनी हैरत और कितनी वाहियात चीज है ये कि आप कह रहे हैं कि फोटो को सीने पे चिपकाओ, अंदर मत ले जाना इससे। रविश, वो तो मौका दे रही है फ्लर्ट करने का। मैं अभी ये चिपकाऊंगा, कल दूसरी चिपका लूंगा, परसों तीसरी चिपका लूंगा। कहां तो एक जमाना था कि इस तरीके के गाने फिल्मों में आते थे, वो आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ, मैं सांसों के हर तार में बज रहा हूं, मैं धड़कन के हर साज में सज रहा हूं, जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। कहां तो इस तरह के गीत थे, और कहां आता है फेविकॉल से। और मुझे लगता है कि शायद कितना मुश्किल हो गया आजकल दिलों में प्रवेश करना, सो डिफिकल्ट। बहुत इंटेलेक्चुअल किसी शायर ने लिखा है, मुझे नाम नहीं पता ये गाना। और भी कई तरह के गाने हैं। अभी देखिए, एक जमाने में मैं एक गाना सुना करता था बचपन में, वो बड़ा, आप सबने सुना होगा, बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी दोस्ती, और उसका गीत हुआ करता था, कोई जब साथ ना आए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, या तू मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में। दोस्ती की कितनी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, ऐसे गीत। और अभी मैंने एकदम लेटेस्ट सुना, हर एक दोस्त कमीना होता है। आई डोंट नो, सारे दोस्त कमीने हो गए हैं, ऐसा हुआ है, या तो फिर अब कमीना करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब फ्रेंडशिप डे पे ऐसा ही होगा, हर एक दोस्त कमीना होता है। तो क्या सिनेमा हमें कुछ नहीं सिखाता है? क्या फिल्मकार सिर्फ ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि साहब समाज जो मांग रहा है हम दे रहे हैं? ये पूरी मक्कारी है।
मैं अभी नाम लेने जा रहा हूं, एक बहुत मानी खेज नाम है, महेश भट्ट साहब। वो अभी बनारस में कल तक थे या शायद आज सुबह तक थे, और बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं वो, नारी उसके लेकर के, स्वतंत्रता पे लेकर के, गौरव को लेकर के, फलाने पे, फिल्म की स्वतंत्रता को लेकर के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के अर्थ उन्होंने बनाई, सारांश बनाई, बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई उन्होंने। लेकिन सनी लियोन जैसी हीरोइन को, मैं सनी लियोन का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन क्यों लाए? किस प्रकार का नारी गरिमा को स्थापित करना चाहते थे? एक तरफ आप निर्भयता के खिलाफ बोल रहे हैं और एक तरफ आप इस तरह की फिल्में ला रहे हैं जो सिवाय वासना को कैश करने के अलावा कुछ भी नहीं है। मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, मर्डर 4, मर्डर 5, मर्डर 6। क्या है ये? और आप बुद्धिजीवी हैं, आप महान चिंतक हैं, खड़े होकर आप राजनीतिज्ञों को गाली देंगे। अद्भुत बात है, राजनेता बेचारा पिस गया है इस देश में, सारा पाप करे जनता और गाली सुने राजनेता। ओ गार्बेज बॉक्स बन गया है, जिसको मन किया 2 गाली नेता के ऊपर गिरा करके चलाया। इतनी पवित्र अगर दुनिया है और सिर्फ नेता, ये तो बड़े थोड़े से तो नेता हैं साहब, कितने इस देश के अंदर, आप तो 1.25 अरब हैं। लेकिन नहीं, दोष मरने की बीमारी है। छोटी छोटी बातों पर ईगो, टकराव, लड़ाई झगड़े। आप कुछ अच्छा काम करने निकलिए, आपके खिलाफ 72 लोग खड़े हो जाएंगे। शहर में आप निकलिए, थोड़ी सा काम करने के लिए जाइए, देखिए 22 संस्थाएं आपके खिलाफ काम करने लगेंगी। अच्छा, बड़े अच्छा काम करने लगा, इसकी टांग काटो। क्या है ये? आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। हैरत है। गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है भयाबा होना। अभी भी नहीं समझ आती है। और सिनेमा के स्तर में मैं हर एंगल पे बात कर रहा हूं। नारी, आप जरा जाइए पीछे देखिए, एक फिल्म बनती, मैं अमेरिका को, हॉलीवुड फिल्म को याद करने के लिए, हॉलीवुड के कैरेक्टर को याद करने के लिए आपको एक सिनेमा देखना पड़ता है, गॉन विद द विंड। अगर आपने गॉन विद द विंड देखी है तो आपने अमेरिका के कैरेक्टर को समझ लिया है। एक जमाने में ऐसा कहा भी जाता था। और अगर आपको भारत के कैरेक्टर को समझना है तो कहते थे मदर इंडिया देखो। एक ऐसा किरदार, राधा का एक ऐसा किरदार जो अपने सबसे प्यारे बेटे को कुर्बान कर देती है गांव की लाज के लिए। ऐसा खूबसूरत किरदार हमारे यहां पैदा हुआ। लेकिन आज की फिल्मों में क्या है नारी? सिवाय आइटम सॉन्ग के कोई उसकी जगह है? वो मुन्नी है, वो ऐसी नारी है जो कहती साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। आप जरा सोचिए, अगर इस बात में थोड़ी सी मैं गहराई पैदा कर दूं तो ये कितनी पेनफुल बात है। मैंने किस कदर झूठा प्यार हो गया है इस दुनिया के अंदर कि थप्पड़ खा लेना अच्छा लगता है, प्यार मिलना नहीं अच्छा लगता है। सिनेमा अद्भुत है, सिनेमा का प्रभाव अद्भुत है, सिनेमा बहुत गहराई तक असर डालता है। मैं अगर आप सबसे भी बैठ करके कुछ दार्शनिकों के नाम लूं, आपको शायद आप में से अधिकांश लोग उसको ठीक से ट्रेस नहीं कर पाएंगे, उनकी फिलॉसफी तो छोड़ दीजिए। कुछ अच्छे शास्त्रों की बात करूं नहीं, लेकिन सिनेमा ने बहुत कुछ, मैं सिनेमा से नाम लूं, आप अधिकतर चीजों को ट्रेस कर लेंगे कहीं ना कहीं जाकर के। सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम है हमें और आपको जोड़े रखने का, और सिनेमा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। उर्दू को इस देश में फैलाया है, हिंदुस्तानी जबान को फैलाया है, हिंदी को फैलाया है, कल्चर को फैलाया है। ज्योति कलश छलके जैसा गीत भी पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे लोगों ने लिखा, साहिर ने लिखा। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश तरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ऐसे ख्याल भी सिनेमा में आए। और सिनेमा ने एक चेतना जगाई है, एक आग पैदा की है, ऐसा भी काम किया है सिनेमा ने। अगर आपको याद होगा, एक जमाने में किस्मत फिल्म आई थी, उसमें एक गाना रखा गया था, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। 45 की बात थी, अंग्रेजों ने इसके खिलाफ पूरा केस कर दिया, बड़ी मुश्किल से छूटे। कवि प्रदीप इसके गीतकार थे, लेकिन उस गीत ने वास्तव में पूरे देश में अलग जगाई थी। बच्चा बच्चा गाया करता था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। कुछ गीत इतने सुंदर बने कि राष्ट्र गीत के बराबर आ गए, जैसे कि मेरे देश की धरती सोना उगले जैसा गीत, जब जीरो दिया मेरे भरत कुमार, मनोज कुमार साहब की तमाम ऐसे फिल्में होंगे और गीत होंगे। सही परांज पे जिनकी फिल्में चश्मे बदूर और कथा में काम किया फारूक साहब ने, क्या लाजवाब फिल्में हैं। किस कदर भारतीय मानसिकता को, खासतौर पे जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं उसकी मानसिकता को कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। उमराव जान जैसी फिल्म कितनी ब्यूटीफुली बनाई गई है, कितनी सोच के बनाई गई है।
क्या अभिनय हुआ करता था। मधुबाला, मीना कुमारी, निम्मी, नरगिस, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी, मोतीलाल, आप नाम गिनती जाइए। अभिनय देखिए, डिग्निटी देखिए, जीवन जीने का तरीका देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज सब कुछ खराब हो गया है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई चीज है जो कम हो गई है, तो मुझे लगता है हाँ एक चीज कम हो गई है, मैं फिर उसी कहता हूं मोहब्बत। वो जो संवेदनशीलता है वो कम हो गई है। मैं ठीक अपने जैसा तुम्हें समझूं, ये ख्याल खत्म होता चला जा रहा है और ये बहुत जरूरी है। गालिब ने इसके बारे में एक बड़े खूबसूरत सी बात कही थी कि किसी को देख के दिल कोई नवा संजी फोगा क्यों हो। नवा संजी फोगा के मानी होता है शिकायत करने वाला। किसी को देख के दिल कोई नवा संजी फोगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो। मोहब्बत तो इस तरह से होती है, जब दिल दे दिया तो शिकायत करने की जगह नहीं है। साहिर ने भी कभी कहा था कोई शिकवा भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, और तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत भी नहीं। कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत। मैं जिक्र, चूंकि शायरी की महफिल है तो मैं सिनेमा की कुछ छोटी छोटी मैं शायरी बार बार याद करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद दिला। गुलजार साहब की कई पंक्तियां आप याद करिए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। क्या आप इसे उच्च कोटि के साहित्य में नहीं रखेंगे? क्यों इस तरह के दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं कि सिनेमा में जो कुछ है वो सब ओछा है और सिनेमा के बाहर कुछ भी ओछा से ओछा किया जाए वो अच्छा है, वो साहित्य है, वो कला है। मैं तमाम ऐसे गायक गायिकाओं को जानता हूं, मैं तमाम ऐसे साहित्यकारों को जानता हूं जो केवल और केवल प्रशंसा के लिए काम करते हैं। कुछ भी उल्टा पुल्टा फूहड़ गा देने के लिए तैयार है, कुछ भी उल्टा पुल्टा फूहड़ लिख देने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि वो तथाकथित शास्त्रीय विधाओं से जुड़े हुए हैं इसलिए महान है। और आपने सिनेमा के लिए कुछ लिखा है, थिएटर में भी क्षमे, थिएटर तक भी आपको मान लिया जाएगा कि हाँ साहब आप कुछ ठीक ठाक आदमी हैं, लेकिन साहब आप सिनेमा के हैं। फारूक शेख कौन है? अच्छा वो हीरो है ना इंटेलेक्चुअल बिरादरी के। बाकी तो कहते हैं वाह फारूक शेख। मैं कल बताऊं एक प्रशंसिका इन्हें 12 बजे बिल्कुल ढूंढने लगी, फारूक शेख फारूक शेख। तो ऐसा भी क्रेज है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग होता है जो कहता है अच्छा वो तो हीरो है, उसमें क्या खास बात है कि आप बोलोगे कि इतना साहित्यिक और इतना लिटरेचर भरी चीज आप। साहब किसने कहा कि सिनेमा में साहित्य नहीं हो सकता, सोच नहीं हो सकती, गहराई नहीं हो सकती? अगर आप में गहराई नहीं है, सोच नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आपको सिनेमा समझ में नहीं आता। हकीकत यह है कि हम जो है ठीक वही सामने से ले लेते हैं। अगर हम में गहराई है तो हम हर जगह गहराई को ढूंढ लेते हैं। अगर आप में गहराई नहीं है तो कहीं भी गहराई नहीं ढूंढ सकोगे, सामान्य सी बात है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे मोटी बात है कि निश्चित रूप से हमें 100 में से 95 जो सिनेमा परोसा जाता है वो व्यवसायिक है, पूरी तरह से भ्रष्ट है। रसल ने कहा था कि अच्छे लोगों की खराबी यह है कि वो लोग बुरे लोगों के लिए स्थान छोड़ जाते हैं, और मुझे लगता है सिनेमा के साथ ही हुआ। जब तथाकथित इंटेलेक्चुअल वर्ग ने सिनेमा को दोयम दर्जे की बात कहना शुरू किया तो कई बड़े साहित्यकार सिनेमा से पलायन कर गए, और उसका नतीजा यह हुआ कि जो वैक्यूम बना, जो स्पेस बना, उसमें बुरे लोग घुस गए और सिनेमा का स्तर गिरता चला गया। इस कार्यक्रम या इस मुहिम से मेरा बस यही एक कह सकते हैं, मेरा एक ये आह्वान है कि सिनेमा जैसी विधा से अच्छे लोग, सोचने समझने वाले लोग जुड़े। वो लोग जुड़े जो समझते हैं कि उनका समाज के साथ कोई सरोकार है, रिश्ता। क्योंकि सिनेमा जितना प्रभावी है उतना प्रभावी इस वक्त कोई भी दूसरा मीडियम नहीं है, इसे आप मान करके चले। तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों को, संभ्रांत लोगों को सिनेमा से जुड़ना चाहिए और सिनेमा पर काम करना चाहिए, सिनेमा बनाना चाहिए। अच्छा सिनेमा, जिनके पास पैसा है, जिनके पास लेखन है, जो भी कुछ है, उन्हें जरूर करना चाहिए। ये जो तथाकथित बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए। मैं कुंभ में था पिछले दिनों, मेरे कुंभ में मैं बहुत सारे वहां पे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर लोगों के साथ मेरे कई जगहों पे लेक्चर थे, व्याख्यान थे, मुलाकातें। बाद में जब बातें होती